हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज आप देख रहे हैं सेशन नंबर 3 है और ये सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए रहेगा जिसका एग्जाम में भी आने वाला है। और ये क्वेश्चन सारे आपको 25 के 25 क्वेश्चन रहेंगे जो पूरा का पूरा आपका मैथ्स पोर्शन है। आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आपको 22 प्लस जो है वो इसमें से स्कोर करने ही करने होंगे। और अगर आपने बाकी सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं आपको देखो, बहुत सारे बच्चों का मुझे ये डाउट आता है कि सर ये वाले लेक्चर्स आपके क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्या ये वाला PYQ सेशन सफिशिएंट है, क्या ये सफिशिएंट है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। आपने अगर मेरे सारे के सारे लेक्चर्स देखे हैं, आपने PYQ सेशन अटेंड किए हैं सारे के सारे, इररिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड है उसमें आपका परसेंटेज मेंशन है। अब परसेंटेज आपका जूनियर असिस्टेंट में भी होगा, परसेंटेज आपका मान लो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में भी होगा, परसेंटेज आपका JKPSI में भी होगा। तो अलग अलग जो मैंने PYQ सेशन करा रखे हैं और PYQ जो प्लेलिस्ट है आपकी प्रीवियस ईयर की, वो सारे अगर आपने कर रखे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 90% से अबव आपको इन्हीं में से चीजें देखने को मिल जाएंगी। इतनी गारंटी कोई नहीं लेता, मैं क्या बोल रहा हूं, इन्हीं में से, ये नहीं कि ऐसी ही, इन्हीं में से देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बार बार आप मुझे ये डाउट पूछोगे कि सर ये सफिशिएंट है, तो बार बार मैं इस चीज का जवाब नहीं दूंगा, ये आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 22 से ऊपर स्कोर करना ही करना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से हमारी चीजें चलती हैं। अब हमारा इसके बाद फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट का चलने वाली है चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरी बस एक ही डिमांड है कि हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 10 क्वेश्चंस। एक टेस्ट में कैंडिडेट जो है वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और हर एक क्वेश्चन में कितने परसेंट मार्क्स वो ले पा रहा है? 50%। मतलब जितने क्वेश्चन है उससे आधे मार्क्स वो ले पा रहा होगा। मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो वो कितने मार्क्स ले पा रहा होगा? इसमें 5 मार्क्स ले पा रहा होगा। सर ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या है, एक सेकेंड गुजरा, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे गिवन क्या है कि 50% ही मार्क्स ले पा रहा है। इसका मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 मार्क्स ही वो ले पा रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल सही, अब हम मान गए। इफ ही obtained a total of 25% इन द टेस्ट। अब वो बोल रहा है कि टोटल कितने परसेंटेज वो ले पा रहा है। तो टोटल वो कितने परसेंटेज ले पा रहा है? 25% वो टोटल टेस्ट में ले पा रहा है। और हमें पता चल चुका है कि कितने मार्क्स ले पा रहा है? 5 मार्क्स। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 25% ले पा रहा है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये 5 मार्क्स ले पा रहा है। सर कुछ समझ नहीं आया सर, कुछ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा समझा दो हमें। देखो मान लो मैंने बोल लिया आपका 10th का रिजल्ट निकला, मान लो ठीक है, आपका 10th का रिजल्ट निकला। तो अब मैं कोई बच्चा बोला, जैसे किसी ने आपकी मार्कशीट पकड़ी और वो बोला कि आपके कितने मार्क्स आए हैं? 480 मार्क्स आए हैं। क्या बोला? आपके कितने मार्क्स आए हैं? 480। अब दूसरे फैमिली मेंबर ने, किसी ने आपकी मार्कशीट पकड़ी तो उसने क्या बोला कि वाह आपके तो 80% मार्क्स आए हैं। क्या बोला उसने? वाह आपके तो 80% मार्क्स आए हैं। इसका मतलब वो जो 80% मार्क्स थे वो भी तो मेरे, मतलब वो भी मेरे ही आए हैं। और ये 480 भी जो मेरे ही आए हैं। मतलब अगर मैं मार्क्स वाइज बात करूं तो 480 है, परसेंटेज वाइज बात करूं तो 80% है। इसका मतलब यही 80% जो है वो 480 के ही तो बराबर होंगे कि नहीं? मानते हो कि नहीं बात? हाँ सर मानते हैं। इसका मतलब यही 25% जो है यही 5 मार्क्स के बराबर तो होगा। मानते हो कि नहीं बात? हाँ सर मानते हैं। अब देखो अगर 25% जो है वो 5 मार्क्स के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा यहां से? 100% कैसे बना सकता हूं? इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो मेरा पूछा क्या था उसने? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो मेरे पास 20 मार्क्स आए। अब देखो 10 क्वेश्चन थे पहले, तो 10 क्वेश्चन से तो इसका मतलब कितने मार्क्स होंगे? 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स। अब मेरे पास 20 मार्क्स हैं टोटल, तो इसका मतलब क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 20 ही मेरे पास टोटल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, एक लाइन मैंने यहां पे पढ़ना भूल गया, ऑल द क्वेश्चंस कैरिड इक्वल मार्क्स। तो इसका मतलब अगर 20 मार्क्स हैं टोटल तो क्वेश्चन भी कितने होंगे मेरे पास? टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इक्वल मार्क्स है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझना जो है वो जरूरी है। ऐसे फालतू में कि ये हो जाएगा डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गए, वो चीज मेरी मेरा वो नहीं है, आइडिया नहीं है पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, आसान सा क्वेश्चन है। अ गार्डनर इंक्रीजेस द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है किसी के पास, और गार्डनर करता क्या है कि लेंथ को क्या करता है? 40% इंक्रीज कर देता है। मान लो मैं पहले मान लेता हूं कि लेंथ कितनी थी? x। अब ये 40% इंक्रीज करके इसको क्या कर दिया? 140% कर दिया। ठीक है, उसके बाद या फिर मैं ऐसा मान लेता हूं कि पहले कितनी थी? 100%, अब कितनी होगी? 140%। विड्थ कितनी थी मेरे पास? मान लो पहले मैंने ये भी मान के चला कि विड्थ कितनी है मेरे पास? 100% है। अब वो डिक्रीज कर दी गई, डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%। तो अब ये कितनी रह गई होगी? 80% रह गई होगी।
तो बताओ एरिया कितना चेंज हुआ। तो दो तरीके हैं करने के, एक तो यही जो मैंने आपको अभी बोला कि 100 मान लो, मैंने लेंथ पहले 100 थी तो अब 140 हो गई क्योंकि 40 से इंक्रीज हुई है। पहले विड्थ भी मैंने मान ली कि 100 है तो अब वो कितने से डिक्रीज होगी, 20 से डिक्रीज, मतलब 80 रह गई। इसका मतलब पहले एरिया कितना होगा, 10,000 होगा। अब आपको मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। 14 इंटू 8 अगर मैं देखूं तो 14 इंटू 10 कितना होता है, 140। तो मैं उसमें से 28 निकाल देता हूं तो 112। तो 1120 जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा विड्थ। ठीक है, तो लेंथ मेरे पास ये, सॉरी विड्थ क्या बोल रहा हूँ, एरिया। तो मेरे पास ये पहला एरिया ये था, एरिया A1। तो अब मेरे पास एरिया कितना आ गया, A2 ही आ गया। बोला गया है द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन। अब न्यू गार्डन का एरिया जो है वो क्या वो सेम रहा होगा, नहीं सेम तो नहीं रहा है। इतना तो मुझे दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। अब कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास यहाँ पे, 120। पहले कितना था एरिया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2030 ये गया। तो मतलब 12% से मेरा एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये था आपका तरीका नंबर 1। अगर कुछ किसी को इस तरीके से नहीं अप्लाई करना, तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा हमारे पास सक्सेसिव एक मेथड होता है। जब भी किसी एक क्वांटिटी को, यहां पे लिख भी देता हूं, एक सेकंड रुको, एक क्वांटिटी को, जब भी एक क्वांटिटी को मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज में क्या किया हो, मतलब एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस हम कर सकें किसमें, इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू। जैसे मतलब एरिया होता क्या है हमारे पास, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसी एक क्वांटिटी को हम लोग किसी दो क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन में क्या कर पा रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग सक्सेसिव जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे इंक्रीज कितना हुआ, 40%, तो मैं क्या लिखूंगा, +40। डिक्रीज कितना हुआ, -20, मतलब 20% तो -20। उसके बाद +40 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 से ये 2 0 गए, 40 में से 20 गया तो 20 और 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। लेकिन माइनस, क्योंकि ये क्या है माइनस, तो कितना आ गया मेरे पास, 12। पॉजिटिव आया, मतलब 12% इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो आंसर नंबर मेरा बी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन परसेंटेज का है, क्योंकि 25 मार्क्स के हैं तो 3-3 क्वेश्चन के लगभग आपके सारे होंगे। The strength of the St. Paul's Model High School increased by 10% this year. जो स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर स्कूल की वो 10% से इंक्रीज हो गई। मैंने मान लिया कि मान लो पहले कितनी थी, 100, अब वो कितनी हो गई होगी, 10% से इंक्रीज, मतलब 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है सर, 110 हो गई होगी। हाँ सर ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं, एक सेकेंड रुको सर, इसको मैं लिख लेता हूं प्रीवियस स्ट्रेंथ, इसको मैं लिख लेता हूं न्यू स्ट्रेंथ जो कि इंक्रीज होके आई है। बाई वट परसेंट वॉज द स्ट्रेंथ लेस लास्ट ईयर व्हेन कंपेयर्ड टू दिस ईयर। अब वो पूछ क्या रहा है हमको, बाई व्हाट परसेंट वाज द स्ट्रेंथ लेस, मतलब कितनी कम थी लास्ट ईयर स्ट्रेंथ अभी के कंपैरिजन में। क्या बोला मैंने, उसने क्या पूछा है कि कितनी कम थी। तो हमेशा मैंने आपको क्या बोला है कि क्या पूछा है उसने, परसेंटेज लेस पूछा है। जब परसेंटेज लेस पूछा होता है तो ऊपर हमेशा क्या आता है, डिफरेंस, और नीचे क्या आता है हमेशा, मोर वाला पार्ट। तो परसेंटेज लेस पूछा है तो ऊपर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है दोनों में सर, 10 का है। मोर वाला पार्ट कौन सा है सर, मोर वाला 110 का है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में। उसके बाद ये 0 से ये कटा तो मुझे मिला 1/11 इंटू 100। अब आपको अगर याद नहीं है फ्रैक्शन तो फिर आपका थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन 1/11 मुझे पता है 9 1/11 होता है। ठीक है, या फिर 1/11 अगर मुझे परसेंटेज में लिखना हो, मुझे पता है 9.09% होता है। तो 9 पॉइंट समथिंग है ना, तो 9 पॉइंट समथिंग मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है ये। आप ऐसे भी कर सकते हो, 11 इंटू 9 99 प्लस ये 100 डिवाइडेड बाय 11 आ जाके तो वही बचा तो वही, यहां से भी क्या बचता, 100 डिवाइड बाय 11। तो बात वही है, लेकिन अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी याद होंगी तो आपकी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन में कई बार क्या पूछा जा सकता है, 18.18 ऐसे पूछा जाए अगर आपको 18.18% ऑफ 121, मान लो ये क्वेश्चन आपको कहीं पे आ गया। अब जिसको फ्रैक्शन नहीं पता, जिसको परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता, वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा यही करेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देने के लिए, कि बच्चा वही करेगा कि 18 को पहले तो ये 100 आ गया किसका, पॉइंट्स का, इसका 100 एक और आएगा, मल्टीप्लाई बाय 121 करूंगा। अब करते रहो इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहो, हो जाएगा आपका, यहीं पे लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 18.18 को मैं लिख सकता हूं 9.09 इंटू 2, लिख सकता हूं 9.09 इंटू 2। अब मुझे पता है कि 9.09% जो है वो किसके बराबर होता है, 1/11 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से ये कितना बन गया, 2/11 बन गया। तो इस हिसाब से ये 11 121 से कट जाएगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परसेंटेज का चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जब हार जाओगे फिर आना, पहले आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी है कि सर मैं आपका लेक्चर देखना ही देखना है, आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो आपको मुझे पूरा देखना है, नहीं। आप पॉज करो, अपने आप करो। अगर आपका हो जाता है तो आप आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है कि मेरा ही मेथड देखना है। राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days।
राम और श्याम दो लोग हैं और वो जॉब पे काम करते हैं किसी जॉब पे 4 दिन के लिए, एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट, और उसको 60% वो खत्म कर देती है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि राम एंड श्याम जो है वो 60% काम खत्म कर देते हैं कितने दिन में? 4 डेज में। लेकिन हमको तो पता है कि हमको क्या चाहिए होता है, हमको 100% चाहिए होता है। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि राम और श्याम जो है वो 1% काम कितने दिन में करेंगे? 4/60 डेज में करेंगे। हाँ सर। उसके बाद राम प्लस श्याम जो है वो 100% वर्क जो है वो कितने दिन में करेंगे? 4/60 इंटू 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 2 से 2 गया, सॉरी 0 से 0 गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो ये आएगा 20/3 डेज में। मतलब राम और श्याम मिलके टोटल काम कितने में कर रहे हैं? 20/3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है सर, मान गए आपकी बात। आगे बोल रहा है राम टेक्स लीव। उसके बाद राम क्या करता है? बेचारे थक गए होंगे। राम क्या करता है? राम ने लीव ले ली। देन एंड शाम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। अब शाम जो है वो 8 दिन और काम करता है काम खत्म करने के लिए। अब मुझे खुद बताओ, राम और श्याम मिलके काम कर कितना रहे थे? 60% काम कर रहे थे। टोटल काम होता कितना है सर? 100% होता है। तो इसका मतलब राम एंड श्याम ने जब मिलके 60% कर लिया, अब शाम के लिए कितना काम बचा होगा? शाम के लिए बचा होगा 40% काम। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सोचने पे मजबूर करेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। क्योंकि राम एंड श्याम ने 60% काम कर लिया था, अब शाम के लिए सिर्फ कितना काम बचेगा? 40%। और शाम कितने ज्यादा डेज ले रहा है? 8 दिन ले रहा है। इसका मतलब शाम 40% काम करने के लिए कितने डेज ले रहा होगा सर? 8 डेज ले रहा होगा। हाँ सर, हमें समझ आ गया। इसका मतलब शाम 100% काम करने के लिए कितना टाइम ले रहा होगा? 80 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। सर कैसे किया? ऐसे ही जैसे पहले 1 का निकाला, 1 का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 40, फिर 100 का 8 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। अब मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये 0 से ये 0 गया, 4 से काटूंगा तो 2, इसका मतलब 20 डेज। इसका मतलब अब मेरे पास ये क्वेश्चन सही बन चुका है। सर क्या सही बन चुका? कैसा सही? समझाओ हमको। देखो एक सेकेंड जरा। हाँ, इसका मतलब अब मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से बन चुका है कि राम और श्याम मिलके 20/3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, जो कि ये, क्योंकि टोटल काम की बात होगी अब। और शाम जो है वो टोटल काम जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो मैंने मान लिया इनका एलसीएम जो है वो 20 आ गया, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया? 20। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, किसके बराबर हो जाएगी? एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 1। अब शाम की एफिशिएंसी अगर 1 है तो मतलब शाम की एफिशिएंसी यहां भी 1 होगी। दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर शाम की 1 है तो यहां से राम की एफिशिएंसी कितनी होगी सर? 2 हो जाएगी। पूछा क्या गया है? हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब डन। राम कितने दिन लेगा? तो टोटल वर्क है कितना? 20। तो राम के डेज किसके बराबर होंगे? टोटल वर्क और राम की एफिशिएंसी कितनी है? ये 2 अभी निकाली हमने, तो राम की एफिशिएंसी 2, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10 दिन लेंगे ये काम खत्म करने के लिए। अगर राम को अकेला करना होगा तो वो 10 दिन लेगा काम खत्म करने के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप था, बट जेकेएसएसबी का भरोसा बिल्कुल नहीं है। इन तरह के क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो तो इसका मतलब आप लोग सक्षम हो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अगर चीजें आपको समझ आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो करते रहा करो। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर 4500। मतलब तीनों मिलके ए बी सी ने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, कितने का? 4500 रुपए का। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट्स 3/5 ऑफ द वर्क। अब ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? 3/5। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? मुझे डेज नहीं दिए यहां पे, ध्यान से, मुझे डेज नहीं दिए, मुझे क्या बोला है कि कितना काम कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि कितना काम कर रहे हैं मिलके 3/5 काम कर रहे हैं ए और बी। ठीक है सर, टोटल काम मेरे पास, अब जब मेरे पास रेशो होती है, रेशो में मैंने हमेशा आपको बोला टोटल काम कितना होता है? 1। अब उसमें से 3/5 काम जो है वो कौन कर रहा है? ए और बी। इसका मतलब सी के पास कितना काम बचा होगा? इसका मतलब सी के पास कितना काम होगा? आप 1 - 3/5 मतलब 2/5। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है आपको 1 माइनस करना, ऐसा भी बोल सकते थे कि सर 5 काम टोटल था, 5 में से 3 काम जो है वो ए और बी कर रहे थे, तो 5 में से 2 काम जो है वो कौन करेगा? सी करेगा। ठीक है, अब जितना जितना कोई काम कर रहा है उतना उतना पैसा मिलेगा ना। अब मैं मान लो कि मैं दिहाड़ी लगा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं दिहाड़ी लगा रहा हूं। ये दिहाड़ी ही तो है मेरी, क्या है? आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या है? दिहाड़ी ही तो है। अब जब मैं दिहाड़ी लगा रहा हूं, अगर मैं दिन के मान लो 2 वीडियोस डालता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं? मान लो दिन के 2 वीडियोस डालता हूं। अब 2 वीडियोस डालूंगा तो मतलब ज्यादा लोग देखेंगे, 1 वीडियो डालूंगा तो थोड़े से कम एंगेजिंग होंगे। अब अगर ज्यादा लोग देखेंगे तो हो सकता है कि मुझे ज्यादा पैसे आए।
ठीक है, हो सकता है क्या कि मुझे ज़्यादा पैसे आए, अब एक वीडियो डालूंगा तो हो सकता है मुझे कम पैसे आए, इसका मतलब मैं जितनी दिहाड़ी लगाऊंगा मुझे उतने पैसे आएंगे। ठीक है, ऑल तो मैं पैसे आपसे ले तो नहीं रहा, बट स्टिल अगर मैं कोर्स अपना बेचूंगा तो मुझे पैसे आएंगे ना, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो मैं ज़्यादा कोर्स बेचूंगा, ज़्यादा प्रमोशन करूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इसका मतलब जितना काम जिसको जो जो कर रहा है उसी के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। अब सी जो है वो काम कितना कर रहा है, 2/5 कर रहा है, इसका मतलब पैसे भी तो उसको उसी हिसाब से मिलेंगे। तो सी को अमाउंट कितना मिलेगा, वही 2/5 ऑफ टोटल अमाउंट, मतलब 4500 काटूंगा तो गया 9 से, तो इसका मतलब 1800 जो है वो सी को अमाउंट मिल रहा होगा। अगर 1800 सी को अमाउंट मिल रहा है, इसका मतलब अगर ए और बी को मुझे बताना होगा कितना अमाउंट मिल रहा है, तो या तो मैं 4500 में से 1800 निकाल देता हूं, या तो मैं 3/5 ऑफ 4500 कर लेता हूं, बात एक ही है, आएगा 2700। ठीक है, या तो टोटल में से जो सी को मिल रहा है उसको माइनस कर दो, तब भी ए और बी पे पहुंच जाओगे, या तो ए और बी का डायरेक्टली 3/5 ऑफ 45 कर दो, 4500 कर दो, तब भी ए और बी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, यहां पे आप ये नहीं बता सकते कि ए को अलग से कितना मिल रहा है, बी को अलग से कितना मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी की अलग अलग बात की ही नहीं गई, बताया ही नहीं गया कि ए की कितनी एफिशिएंसी है, बी की कितनी एफिशिएंसी है। तो आप लोग यहां पे अलग अलग नहीं कर सकते, बट हाँ आप यहां पे इनका मिलके और इनका अलग से ये चीजें निकाल सकते हो। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड। 8 men and 10 women are working together on a job and can complete it in 10 days। कितने लोग और कितने मैन और कितने वुमेन्स, 8 men। मतलब मैं लिखूंगा इसको 8 men, यहां पे लिखता हूं नीचे 8 men and मतलब प्लस कितने वुमेन, 10 वुमेन एक साथ काम कर रहे हैं और कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 10 दिन में काम खत्म करते हैं। इसका मतलब ये टोटल काम हुआ। ये क्या हुआ मेरे पास, ये मेरे पास हुआ टोटल काम। ठीक है, हाँ सर मानते हैं आपकी बात। हाँ इतना तक हो गया ना, 10 days, हाँ ठीक है। द वर्क डन बाई ईच वुमेन इज 4/5 ऑफ द वर्क डन बाई ईच मैन। ये मकसद था, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये था कि हर एक वुमेन, इसका मतलब एक वुमेन का काम जो है वो किसके बराबर है, 4/5 मैन के बराबर है। यहां से मुझे क्या चाहिए, यहां से मैं निकाल सकता हूं कि इसका मतलब एक वुमेन जो है वो 4/5 मैन के बराबर होगी, या फिर मैं यहां से निकाल सकता हूं वुमेन बाय मैन की रेशो जो है वो किसके बराबर होगी, 4/5 के बराबर होगी। इतना आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानना ही पड़ेगा, और क्या चाह रहा है हमारे पास, वुमेन बाय मैन की रेशो कितनी होगी, 4/5 होगी। अब पूछा है इन हाउ मेनी डेज 10 men alone कैन कंप्लीट द सेम वर्क। इसका मतलब मुझे 10 आदमियों का काम निकालना है। तो पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। टोटल काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब एफिशिएंसी मिल चुकी है। कैसे सर, मुझे वुमेन की एफिशिएंसी मिल चुकी है 4, मुझे मेन की एफिशिएंसी मिल चुकी है 5। अब मुझे जब ये मिल चुका है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम मतलब यहां पे मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 8 इंटू मैन की जगह मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 5, प्लस 10 इंटू वुमेन की जगह मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 4 इंटू 10। ये मेरा क्या आ गया, टोटल काम। ये क्या आया मेरे पास, टोटल काम। अब मुझे निकालना था 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो टाइम होता है टोटल काम डिवाइडेड बाय कितने मैन, 10। आदमी की एफिशिएंसी कितनी थी 5, तो 10 इंटू 5 यहां पे करूंगा। समझ आया मैंने क्यों किया ये सारी चीजें। मुझे निकालना था कि 10 मैन जो है वो कितने दिन में खत्म करते हैं काम, तो मैं डेज जब निकालता हूं तो क्या लिखता हूं, मेरे पास लिखता हूं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 10 की एफिशिएंसी। वैसे तो मैं लिखता हूं 1 की एफिशिएंसी, लेकिन यहां पे 10 आदमी थे तो मुझे क्या लिखना पड़ा, 10 की एफिशिएंसी लिखनी पड़ी। ठीक है, तो 10 आदमी थे और एक की एफिशिएंसी कितनी थी 5, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5। अब ये 10 और ये 10 तो डायरेक्टली यहां से कट चुका है। आगे अगर मैं चाहूं आपके लिए आसान के लिए, तो मैं ये 5 जो है वो कॉमन निकाल सकता हूं। अगर मैं 5 यहां से कॉमन निकालूं तो यहां कितना बच जाएगा 8। यहां से 5 कॉमन निकालूंगा तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8, यहां पे भी क्या बच जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 से 5 कटा, 8 और 8 कितना हो गया 16। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पार्ट नंबर डी। ठीक है, वरना आप ऐसा नहीं चाहते तो आप लोग क्या कर सकते थे, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 10 इंटू 4 कितना होता है 40, 40 प्लस 40 कितना हो गया 80, 80 डिवाइड बाय 5 जब करोगे तो काट के क्या आएगा 16 ही आएगा। बट मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव है, मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि जितनी कैलकुलेशन मेरी आसान हो पाए। मैं चाहता यहाँ से तो मैं 8 भी कॉमन निकाल सकता था, ठीक है, वो भी मेरी मर्जी थी। मैं चाहता तो 40 भी कॉमन निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 5 40, यहाँ पे भी 4 इंटू 10 40, तो 40 कॉमन निकालता तो 1 + 1 अंदर 2 बचता, तो उस हिसाब से भी मेरा आंसर आ सकता था। तो ये मेरे हिसाब से है, मैं मतलब किस हिसाब से करना चाहूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से करना चाहो। बट मैं आशा ये करता हूँ कि आपको जो है वो समझ जरूर आ रहा हो, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 7 है मुझे एचसीएफ निकालना है। अब आपको पता है जब भी एचसीएफ इस तरीके से आपको दिया होता है, दो नंबर आपको, तीन नंबर सॉरी दे रखे हैं आपको, कौन कौन से हैं? एक आपको ये दे रखा है यहां तक, ये कॉमा है बीच में, एक आपको ये नंबर दे रखा है और तीसरा आपको ये वाला नंबर दे रखा है। अब आपको निकालना है इसका क्या? एचसीएफ। तो जब भी आपको पावर्स में दे रखा हो तो याद रखना मेरी बात, जब भी आपको पावर में दे रखा हो और आपको निकालना क्या हो? एचसीएफ अगर निकालना है, एचसीएफ होता क्या है यहां से? हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब क्या है? यहां पे हाईएस्ट। लेकिन अगर पावर की फॉर्म में दे रखा है तो एचसीएफ के केस में आपको निकालना क्या पड़ेगा? लोएस्ट पावर। क्या लेना है आपको? लोएस्ट पावर लेना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए कहीं पे, अगर पावर की फॉर्म में आपको डेटा दिया हो और आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए, एलसीएम में ये एल होता क्या है? ये होता है लोएस्ट, लेकिन आपको इस केस में निकालना क्या होगा? आपको हाईएस्ट पावर वाला लेना होगा। तो ये याद रखना, ये उल्टा हो जाता है पावर के केस में। इसका मतलब यहां पे भी मेरे पास 2 है, यहां पे भी मेरे पास 2 है और यहां पे भी मेरे पास 2 है। तो मुझे बताओ एलसीएम के सॉरी एचसीएफ के केस में एक तो पहले मुझे लेना है क्या? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन 2 सब में है। लेकिन हाईएस्ट के केस में मुझे पावर कौन सी लेनी होगी सर? लोएस्ट लेनी होगी। और लोएस्ट पावर यहां पे क्या है? 2 की पावर 2। इसका मतलब ये मेरा कभी आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा कभी आंसर नहीं हो सकता। मेरे पास या तो ये, मतलब 2 की पावर 2 मेरे पास आएगा। समझ आया आपको? इतना इतना समझ अगर आपको आ चुका तो आगे देखो ध्यान से जरा। आगे क्या है मेरे पास? 3 है, ये 3 भी मेरे पास कॉमन है, ये 3 भी मेरे पास कॉमन है, ये 3 भी मेरे पास कॉमन है। अब देखो मुझे लोएस्ट पावर चाहिए, तो लोएस्ट पावर किसकी है? 3 की पावर 2 जो है वो मेरे पास लोएस्ट पावर है। तो इसके साथ मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2। सिमिलरली 5 मेरे पास यहां पे भी है कॉमन, 5 मेरे पास यहां पे भी है कॉमन, 5 मेरे पास यहां पे भी है कॉमन। लेकिन लोएस्ट पावर कहां दिख रही है? यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है। तो लोएस्ट पावर कौन सी है मेरे पास? 5 की पावर 1। तो ये मेरे पास बन जाएगा। अब क्या मेरे पास 7 जो है वो हर जगह है क्या? यहां पे 7 है ही नहीं, यहां पे 7 है ही नहीं, सॉरी यहां पे है, यहां पे भी है। तो एचसीएफ के केस में मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब लेना है तो 7 की मेरे पास यहां पे अगर मैं देखूं तो कोई भी मतलब कॉमन तीनों में नहीं है। जब तीनों में कॉमन नहीं है तो मुझे नहीं लेना उस चीज को। इतना समझ आया? या फिर एक तरीका आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहां पे 7 नहीं है ना, यहां पे 7 नहीं है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करके 7 की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हो। इसका मतलब अब यहां पे 7 की पावर 0 है, अब यहां पे 7 की पावर 1 है, यहां पे 7 की पावर 2 है। तो तीनों में अगर मैं देखा जाए तो 7 है, लेकिन सबसे कम पावर कहां पे है? यहां पे है 7 की पावर 0। तो क्या लूंगा साथ में? 7 की पावर 0 लूंगा। वरना अगर कॉमन नहीं है तीनों में तो या तो इसको हटा दो, मत ही लो, या तो अगर चाहो तो अगर आपको मतलब पूरा कंसेप्ट वाइज जाना है तो 7 की पावर 0 ले सकते हो। ठीक है। सिमिलरली अब यहां पे 11 है, यहां पे 11 नहीं है तो मैं 11 की पावर 0 लिख सकता हूं, यहां पे भी 11 नहीं है तो मैं 11 की पावर 0 लिख सकता हूं। अब लोएस्ट क्या है 11 में? 11 की पावर 0। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 आ जाके तो ये 1 ही बनेगा, तो इससे फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। तो मतलब आंसर मेरे पास ये आने वाला है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं आपको समझ जो है वो आ गया होगा। यही मेरा तरीका है और इसी तरीके से मैं चलने वाला हूं। बाकी टेस्ट भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको और गारंटी मैं यही लेता हूं कि आपको इसी में से निकल जाएगा सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। सर होमवर्क के लिए क्यों सर? आपने देखा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको होमवर्क के लिए दे दिया, तो कुछ ना कुछ तो आपको भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सर वो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? मतलब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स में। सर फैक्टर्स तो बने हुए हैं लेकिन 4 प्राइम नंबर तो नहीं है ना। तो मैं पहले का बना के आपको बता देता हूं, ये क्यों मिटाया मैंने। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, पहले का बता देता हूं। मान लो आपके पास क्या था? 4 × 27 × 3125 आपके पास था। तो अब मुझे जब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 4 को पहले तो लिखूंगा 2 × 2, तो 2 × 2 होता है तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल सर लिख सकते हो। 27 को सर आपको पता है कि 3 की पावर 3 में लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। तो 3 की पावर 3 में इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। अब अगर आपको नहीं पता आगे 3125 के बारे में तो हम थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं कि मैं 5 करूंगा। 5 × 5 कितना होता है? 25। 25 × 5 कितना होता है? 125। 125 × 5 कितना होता है? 625। 625 × 5 कितना होगा? 3125। तो अगर तो आपको 5 की पावर ये 5 6 तक पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये मेरे पास बन गया 5 की पावर 5 बन गया। तो ये अब मेरा क्वेश्चन कैसा बनता जा रहा है? जैसा मेरा पिछला वाला क्वेश्चन था, तो इसी तरीके से मेरा क्वेश्चन ऐसा बन गया। सिमिलरली मैं इसको कैसे लिखूंगा? मुझे पता है कि 8 को मैं लिख सकता हूं, ये भी था साथ में। मुझे पता है कि 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, 7 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 1। लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल सर लिख सकते हो। सिमिलरली 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4, 5 को 5 ही रखूंगा, इसको 11 ही रखूंगा, 49 को लिखूंगा 7 का स्क्वायर।
तो इसी तरीके से आपको तीनों निकालने हैं और तीनों निकाल के आपको जो भी आपका कॉमन आएगा वो मुझे मतलब कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एचसीएफ और एलसीएम में से ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं ये भी आपका होमवर्क हो। बट इस क्वेश्चन को करने के ना मैंने आपको तरीके बता रखे हैं। एक तरीका तो आपका यही हो गया कि आप ऐसा करो 204 1190 1445, जब जैसा आप ऐसा करके करते हो, एक तरीका तो आपका वो हो गया। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, ये भी मैं रखता हूं यहां पे। एक तरीका आपका फर्स्ट नंबर आपका ये है। दूसरा तरीका आपका क्या है कि 204 को लिखो फैक्टर्स की फॉर्म में। फैक्टर्स की फॉर्म में सर क्या मतलब, मैंने 2 से करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 102 आएगा, फिर दोबारा 2 से करूंगा तो कितना आएगा 51, फिर मैं 3 से करूंगा तो कितना आएगा 17। तो ये मेरे पास क्या बन गए इसके फैक्टर्स। सिमिलरली 1/90 को भी मैं ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकता हूं, सिमिलरली 1445 को भी मैं ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकता हूं। तो दूसरा तरीका आपका ये आ गया, तो मैं इसको फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख देता हूं। ये बनेगा 2 × 5 × 7 × 17, और ये 1445 आपका बनेगा 5 × 17 × 17, मतलब 5 × 17 का स्क्वायर। इस तरीके से बनेगा। अब आप इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 आपको दिख पा रहा है, क्योंकि बाकी कुछ भी सब में कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। यहाँ पे 7 है, बाकी कहीं पे भी 7 नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ नीचे वाले में 2 नहीं है। तो और कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा, मुझे 17 कॉमन दिख रहा है। लेकिन 17 में भी मुझे निकालना क्या है हाईएस्ट, तो मुझे पावर क्या देखनी होगी लोएस्ट वाली। तो लोएस्ट वाली पावर मेरे पास कहाँ है, 17 की पावर 1 मेरे पास यहाँ लोएस्ट है। तो मैं 17 का स्क्वायर नहीं ले सकता, मैं 17 ही लूंगा आंसर। तो आंसर इसका आ जाएगा 17। ये है आपका तरीका नंबर दूसरा। अब तीसरा तरीका अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था डिफरेंस लेने को। याद है आपको कि मैंने डिफरेंस लेने को बोला था। डिफरेंस लेके या तो डिफरेंस का कुछ क्या आएगा फैक्टर आंसर होगा, या तो जो जितना डिफरेंस आता है उसका फैक्टर होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि मान लो कि आपने इनका डिफरेंस ले लिया, मान लो 1190 और 1445 का डिफरेंस अगर आप लोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। तीसरा तरीका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 204। ये मैंने पढ़ा रखा है वैसे तो 1190 1445। मेरी आदत यही है कि मैं पहले इसी तरीके से अपनाता हूं, मुझे आंसर दिख जाते हैं। जैसे मैं इनका डिफरेंस ले रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 255। अब इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास 51। अब मुझे पता है कि 51 जो है भैया 17 से जाता है, ठीक है। तो या तो मेरा आंसर 51 हो सकता है, या तो मेरा 51 का कोई भी फैक्टर नीचे वाला मुझे जो दिख रहा है वो मेरा आंसर हो सकता है। तो 51 17 से जाता है, तो मेरा क्या हो जाएगा 17 इसका आंसर हो जाएगा। ये मेरा एक तरीका है, मेरा मानना है कि मैं इसको मतलब इजी तरीके से ऐसे कर देता हूं। और ये मैंने आपको सिखा रखा है एचसीएफ एलसीएम में। किसी को अगर ये चीजें मतलब समझ नहीं है अच्छे तरीके से, तो वो एचसीएफ एलसीएम का लेक्चर जाके देख सकता है। तो मैं बढ़ता हूं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आया आपका बढ़िया सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड को, सॉरी कभी कभी हो जाता है गले में। A vessel contains a mixture of acid and water in the ratio 7:2। मतलब एक वेसल है मेरे पास, उसमें क्या है एसिड है और वाटर है, किस रेशो में 7:2 में। तो मैंने मान लिया, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्या इसको, हाँ। तो मैंने मान लिया कि एसिड कितना है मेरे पास, मैंने मान लिया एसिड है मेरे पास 7x, और मेरे पास वाटर कितना है, वाटर है मेरे पास 2x, जो कि आप मान के चलते हो हमेशा, क्योंकि 7:2 दिया है। अब 90 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। 90 लीटर उसमें से मिक्सचर क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो जो रिमूव किया जाएगा, ठीक है, जो रिमूव किया जाएगा उसकी रेशो भी कितनी होगी, उसकी रेशो भी 7:2 होगी। इसका मतलब कितना एसिड रिमूव हुआ, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एसिड रिमूव कितना हुआ, वो हुआ मेरे पास 7 रेशो है मेरे पास एसिड की। टोटल रेशो कितनी है, 9 है, सॉरी टोटल रेशो कितनी है 9 है। और कितने लीटर रिमूव किया गया 90। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 10 से जाएगा, इसका मतलब 70 लीटर एसिड जो है वो रिमूव कर दिया गया। सिमिलरली वाटर जो है वो कितना रिमूव किया, तो मैं क्या लिखूंगा, वाटर कितना रिमूव किया गया। तो वाटर की कितनी रेशो है 2, टोटल रेशो है 9 × 90, क्योंकि टोटल 90 लीटर जो है वो रिमूव कर दिया गया। तो मैं बोलूंगा 20 लीटर वाटर जो है वो रिमूव कर दिया गया। पहले मेरे पास एसिड था 7x, 70 लीटर रिमूव कर दिया गया। तो एसिड लेफ्ट कितना रह गया, एसिड लेफ्ट अब मेरे पास कितना रहा, एसिड मेरे पास रहा 7x - 70। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते, हाँ सर मानना ही पड़ेगा। और क्या है हमारे पास ऑप्शन। अब वाटर कितना रह गया इसमें, वाटर पहले था मेरे पास 2x, इसमें से 20 लीटर चला गया तो 2x - 20 रह गया। अब उसने बोला कि 20 लीटर्स ऑफ एसिड इज एडेड टू द मिक्सचर। अब 20 लीटर एसिड जो है वो इसमें ऐड किया जा रहा है। तो अब मैं यहीं पे कर दूंगा ये स्टेप, यहीं पे मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा कि 20 लीटर ये एडेड है अलग से,
ठीक है। ये सब होने के बाद मतलब मिक्सचर एसिड और ये वाटर रिमूव करने के बाद दोबारा से 20 लीटर क्या कर दिया गया, एसिड ऐड कर दिया गया। तो जब एसिड ऐड कर दिया गया तो अब एसिड कितना बचा होगा मेरे पास, अब मैं एसिड को लिखूंगा कितना, 7x माइनस 50 ये बचा होगा। हाँ सर मान गए। वाटर के साथ कुछ छेड़खानी हुई क्या, नहीं हुई सर। तो इसका मतलब वाटर मेरे पास कितना बचा होगा, 2x माइनस 20। अब वो बोल रहा है जो भी एसिड और वाटर बचा है उनकी रेशो है 4:1। तो इसको मैं नीचे लिख लूँ क्या, एक सेकेंड रुको जरा, इसको मैं यहां पे लिख लूँ क्या। हाँ अब मेरे पास क्या बचा, जो इसकी रेशो बचेगी वो क्या बोला है उसने कि रेशो कितनी है मेरे पास, 4:1। तो मतलब 7x माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 20 बचा है कितना, 4:1। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं देखो, अब मैं पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा बहुत, आप इतना तो कर ही सकते हो। कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। कितनी आई x की वैल्यू, 30। x की वैल्यू 30 आ गई। मुझे पूछा क्या था, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मतलब एसिड और वाटर मिला के, तो पहले कितना था 9x, x 30 आ गया तो 9x कितना हो जाएगा मेरे पास, 270 हो जाएगा। तो ये था मेरे पास मिक्सचर और एलिगेशन। लेकिन रेशो एंड प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन ये है और उसमें भी पूछा जा सकता है। अब सर ये इतना बड़ा हो गया सर, क्या हम इतना बड़ा मेथड अडॉप्ट करते हैं क्या, नहीं सर हम तो नहीं करते सर, आपने सिखा रखा है कि हम कुछ शॉर्टकट से चलते हैं। तो हम चलेंगे अपने एडवांस मेथड रेशो एंड प्रोपोर्शन की ओर, वहां से हम लोग इसको आसानी से निपटाएंगे। अब आ जाओ अपने प्यारे मेथड पे। क्या बोला गया है कि अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशो 7:2। मतलब मेरे पास कोई मिक्सचर है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिक्सचर जो है उसमें क्या है, एसिड है और उसमें क्या है, वाटर है, और किस रेशो में है, वो 7:2 में है, ये मुझे पता है। अब कुछ ना कुछ उसमें से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिमूव। तो जो रिमूव किया जाता है उसकी रेशो भी क्या होती है, सेम 7:2। ऐसा करता हूं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि समझ आ जाए। जो रिमूव किया गया उसकी भी रेशो कितनी होती है, उतनी ही जितनी पहले मिक्सचर की रेशो थी, क्योंकि मिक्सचर ही रिमूव किया गया है ना। इसका मतलब 90 लीटर जो है वो रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं 7 + 2 कितना हो गया यहाँ पे, 90। इसका मतलब सॉरी 7 + 9 कितना हो गया, 7 + 2 कितना हो गया, 9। इसका मतलब 9 रेशो जो है वो किसके बराबर दी है यहाँ पे, 90 लीटर के बराबर दी है, जो कि मुझे बोला गया है कि रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब एक रेशो किसके बराबर होगी, 10 के। इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि 70 रेशो, सॉरी 7 रेशो मतलब 70 के बराबर 70 लीटर यहां से निकाला गया होगा और 20 लीटर यहां से निकाला गया होगा। सर माइनस क्यों लिखा, माइनस मतलब निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि अब जो है 20 लीटर एसिड ऐड कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, मिक्सचर में एसिड और वाटर 4:1 रह गई। इसका मतलब अब की सिचुएशन क्या है, एसिड और वाटर 4:1। तो मुझे बताओ, मैंने एसिड में तो 20 लीटर ऐड किया जो कि उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है, लेकिन क्या मैंने वाटर में कुछ ऐड किया क्या, नहीं सर कुछ भी नहीं किया। तो वाटर में ऐड नहीं किया तो वाटर की रेशो क्या रहनी चाहिए सर, सेम रहनी चाहिए थी। तो यहां पे वाटर की रेशो 2 थी, यहां पे 1 बन गई, तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से। यहां पे कर रहा हूं तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अब मेरे पास रेशो बन चुकी है इसकी कितनी, 8:2। अब मैं देख पा रहा हूं कि पहले कितनी थी, 7 थी रेशो, अब कितनी हो गई है, 8। इसका मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। तो यहां लिख देता हूं 1 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब 1 का चेंज रेशो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि 20 लीटर एसिड जो है वो ऐड किया गया है। तो 1 रेशो किसके बराबर होगी, यहां पे 20 लीटर के बराबर हो गई। किसके बराबर होगी, 1 रेशो 20 लीटर के बराबर होगी। पहले रेशो थी कितनी, 9 रेशो थी टोटल। तो 9 रेशो मतलब 1 रेशो अगर 20 लीटर के बराबर है तो 9 रेशो मतलब 9 × 20 मतलब 180। अब सर आपका तो हो गया गलत, क्योंकि सर पहले वाले से आंसर आ रहा था मेरा कितना, 270। अब सर यहां से आपका आंसर आ रहा है 180। तो बेटा 90 लीटर जो है मैंने निकाली भी तो थी, निकाली थी कि नहीं निकाली थी। ये 180 आया क्या, रिमूवल के बाद की। अब रिमूव भी तो किया था 90 लीटर। मुझे पूछा गया, उसने मुझे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी पहले कितनी थी स्टार्ट में, तो वो 90 भी मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 270। अब मैं इसको छोटा करके थोड़ा सा बताऊं आपको, तो आप यहां पे खुद देख पा रहे हो कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, ये कहाँ इतना मतलब वो डाला हुआ है सर ने, गंद सा डाला हुआ है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये करने में बहुत आसान है। मैं सिर्फ ये चीज़ें लिखता हूँ, बस ये मैं लिखता नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये वाटर चेंज नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली यहीं पे 8 कर देता हूँ, यहीं पे 2 कर देता हूँ। 1 का चेंज आ रहा है 20 का, इसका मतलब 9 का चेंज कितना होगा, 180। 9 मैंने ऐड भी निकाला भी है, तो मतलब 270 आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन मेरी बचेगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बचेगी। और ये मैं आपको अलग से एक सेशन मतलब करा चुका हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन का अलग से सेशन मैं करा चुका हूँ, उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। आप चाहो तो इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। अब मैं बार बार यहाँ पे सारे मेथड तो नहीं बताऊंगा, एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में बता रखी हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है, A vessel contains a mixture of milk and water and the quantity of milk is 80 liters more than that of water.
क्या सर हर बार हमको वही रेशो वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा क्या? देखो, दिमाग अपना चलाना है आपको। मुझे ये पढ़ते ही यहाँ पे पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन मेरा, अगर मैं इसको मतलब जो ट्रेडिशनल है चीज़ें उससे भी जाऊँगा ना, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 30, 35, 40 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट उसके अंदर ये मेरा हो जाएगा। तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ। क्या बोला गया है कि मिल्क और वाटर का मतलब मिक्सचर है जिसमें मिल्क की क्वांटिटी क्या है, 80 ज़्यादा है वाटर से। तो मान लेता हूँ ये मिल्क है, ये वाटर है। अगर मैं मान लेता हूँ वाटर मेरे पास x है, तो मिल्क बोला है 80 ज़्यादा है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, x प्लस 80 हो जाएगा। हाँ सर, इतना तो सही है। उसके बाद बोला है 60 लीटर में मिल्क और ऐड कर देता हूं और 80 लीटर वाटर ऐड कर देता हूं इसमें। तो 60 लीटर मिल्क ऐड कर दिया और 80 लीटर वाटर ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो मेरे पास ये कितना बन गया, x प्लस 140, और ये कितना बन गया, x प्लस 80। बोला गया है अब मिल्क और वाटर की रेशो कितनी बन गई, 3:2 बन गई। तो इसका मतलब मुझे दिया है x प्लस 140 डिवाइडेड बाय x प्लस 80, ये किसके बराबर है, 3/2। अब आपको लग रहा होगा कि ये सर मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये क्या दिख रहा है ना, मुझे ये मतलब कोई बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रही। क्या 14 × 2 मुझे पता नहीं है 28 होता है, तो मैं 2x प्लस 280 नहीं कर सकता क्या यहाँ से? क्या मैं 3x प्लस 8 × 3 मेरे पास 24 होता, तो मैं 240 नहीं लिख सकता क्या? 2 को यहाँ शिफ्ट किया, 240 को यहाँ शिफ्ट किया, तो x मेरे पास आ जाएगा 40। बस निकल गया। जैसे ही x मेरे पास 40 आया, मुझे पूछा क्या है कि मिल्क जो था वो कितना था स्टार्ट में। तो स्टार्ट ये बाद में ऐड किया गया था। देखो, ये 60 मुझे बाद में ऐड किया गया था, लेकिन पहले कितना था, x प्लस 80 था। ठीक है, ये क्या था, इनिशियली ये एडिशन की गई थी। तो x अगर 40 है, x प्लस 80 कितना हो गया, 120। तो आंसर नंबर आ गया ए। अब जो चीजें आपकी आसान हो पाती हैं उसको जबरदस्ती करने की कोशिश मत करनी है कि सर ने बताया था या आपके भाई ने बताया था या फिर जो भी मुझे पुकारो, जैसे भी पुकारो, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे। जिसने भी ये बताया था उसने इस तरीके से बताया था, तो मुझे पर्टिकुलरली वहीं पे जाना है, नहीं। दिमाग अपना साथ लेके जाना है। ठीक है, जब भी एग्जाम में जाना है तो दिमाग साथ लेके जाना है। ठीक है, तो आपको अपना खुद देखना पड़ेगा कि मुझे किस हिसाब से आसान लग रहा है और ये क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से आसान होगा। पता कैसे चलेगा आपको? अब मुझे पहले लाइन देख के पता कैसे चल गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं। आपको कैसे पता चलेगा? जैसे जितने जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं बोल रहा हूं अंधाधुंध क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं पे भी नहीं कर पाओगे, और डिफरेंट टाइप और डिफरेंट तरीके हर एक चीज आपको करा रहा हूं। इसके भी बाद अगर आपको लगता है कि कोई करा सकता है, तो भैया मैं तो इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट तरीका और बेस्ट चीजें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका करूंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरा रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही। अ पार्टी इज अटेंडेड बाय अ टोटल ऑफ 60 पर्सन्स, मतलब टोटल कितने बंदे हैं, 60 लोग हैं। तो मैं यहां लिख लेता हूं 60 लोग हैं। इफ द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन इज 3:2, मतलब उसमें से मेरे पास मेन है और कुछ वुमेन है, रेशो जो है वो 3:2 है। अगर यहां से मैं थोड़ा सा देखूं तो मुझे पता है कि टोटल रेशो कितनी आ रही है, 5, और टोटल बंदे कितने हैं, 60। इसका मतलब 5 रेशो जो है वो 60 के बराबर है, 1 रेशो जो है वो 12 के बराबर है। इसका मतलब 3 रेशो जो है वो 36 के बराबर है। मतलब मेन कितने हो जाएंगे, 36, 2 रेशो मतलब 24, तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, 24। यहां से मुझे यह पता चल चुका। हाउ मेनी मोर मैन मस्ट ज्वाइन द पार्टी सो दैट द रेशो बिकम्स 7:3। अब रेशो कितनी होती है, 7:3 हो जाती है सर। लेकिन सर मुझे यहां से यह पता चल पा रहा है, बोला क्या गया है, हाउ मेनी मोर मैन मस्ट ज्वाइन। क्या वुमेन में कुछ चेंज हो रहा है? नहीं सर, वुमेन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। जब वुमेन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो क्या सर मेरे पास ये रेशो सेम होनी चाहिए वुमेन की? अगर यहां पे 2 है तो यहां पे भी मेरा 2 होना चाहिए, या फिर जो भी नंबर होगा कुछ सेम होना चाहिए। अब सर यहां पे तो सेम नहीं है, इसका मतलब मुझे ये ऐसा नहीं करना था अभी फिलहाल। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा नहीं करना था। क्यों? क्योंकि मुझे पहले सबसे पहले क्या करना है, रेशो सेम करनी है। अब मैं 2 और 3 को सेम कैसे कर सकता हूं, जब मैं 6 बना लूंगा। जब मैं इसको 6 बना लूंगा मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 3 से कर रहा हूं तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। इनको किससे करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो 6 बनेंगे। इसको 2 से कर रहा हूं तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये बन चुका है 9:6, और ये बन चुका है मेरे पास 14:6। अब ये वुमेन मेरी सेम आ गई, मेरी नहीं है, मतलब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरी वुमेन नहीं है। तो ये 6 क्या आ गया, अब सेम आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो कि कितना ऐड कर रहे हैं। यहां पे पहले कितनी रेशो थी, यहां पे कितनी रेशो थी, 9 रेशो। अब कितनी बन चुकी है, 14 रेशो। तो कितना ऐड कर रहे होंगे सर, 5 रेशो ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, 5 रेशो ऐड कर रहे हैं। और मुझे यहां से पता चल चुका है 9 और 6 मतलब कितना होता है, 15 रेशो जो है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। कितना ऐड कर रहे हैं, 5। तो अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो क्या 5 आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। इसका मतलब 5 रेशो किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर। इसका मतलब कितना ऐड कर रहे होंगे, 20 मेन ऐड करेंगे, ताकि रेशो कितनी बन जाए, 7:3 बन जाए। समझ आया आपको सवाल? अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है पढ़ने का? तो पढ़ते रहो फिर इसी तरीके से। बेस्ट तरीका आपको दिया जा रहा है। आगे देखो, आगे देखो। अब आगे आपके मुश्किल क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, कॉइन वाला।
क्या बोला गया है? अ बैग हैज कॉइन इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा। तो पहले तो ये लिखो, यहां पे लिखो पैसा, ठीक है। मतलब कितने पैसे के कॉइन थे? मेरे पास 50 पैसा का कॉइन भी था, एक सेकेंड रुको जरा। हाँ, मेरे पास 50 पैसा का कॉइन भी था, मेरे पास 25 पैसा का कॉइन भी था और मेरे पास 20 पैसा का कॉइन भी था। ठीक है सर, मान गए आपकी बात। उसके बाद किस रेशो में थे? मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या? नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है मुझे, कितना? पहले वाले के 4 कॉइन्स थे, दूसरे वाले के 2 कॉइन्स थे, तीसरे वाले का 1 कॉइन था। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि सर मेरे पास ना 5 रुपए के 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, मेरे पास 5 रुपए के 2 कॉइन्स हैं, तो सर मुझे आप बताओ कि मेरे पास कितने पैसे होंगे। मैंने बोला बेटा 5 रुपए का कॉइन है और अगर आपके पास 2 कॉइन है तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई, तो मैं बोल दूंगा आपके पास सर 10 रुपए हैं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही बोला सर, सही जवाब है आपका, 10 करोड़ जीत गई। उसके बाद सर एक और सवाल है मेरे पास। सर मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास 50 पैसा के 2 कॉइन है, ठीक है। क्या बोला सर मैंने? मेरे पास 50 पैसा के 2 कॉइन है, तो बताओ सर मेरे पास कितने पैसे होंगे। तो मैंने बोला 50 इंटू 2 कर दिया आपने, तो 50 पैसा, ऐसा भी कर सकता हूं कि 50 पैसा का 1, 50 पैसा का 2 कॉइन, तो मतलब क्या हो गए? 100 पैसा हो गए। लेकिन सर आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया आपके पास? 100 पैसा बन गया सर। इसका मतलब अगर मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ मनी, यहां पे क्या लिखता हूं मैं? वैल्यू ऑफ मनी, कि कितने मेरे पास पैसे बनेंगे। तो कैसे निकालूंगा? जितने मेरे पास पैसे थे, मतलब कितने पैसे का वो कॉइन था, ठीक है, कितने पैसे का वो कॉइन था और कितने नंबर ऑफ कॉइन्स थे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कितने पैसे। तो मतलब 50 पैसा इंटू 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 200 पैसा। कितना आ जाएगा? 200 पैसा। और आपको पता है कि 100 पैसा जो होता है वो 1 रुपया होता है, तो 200 पैसा मतलब 2 रुपए। तो मैं आपको इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 रुपए लिखूंगा। यहां पे क्या लिखूंगा? 2 रुपए लिखूंगा। 25 पैसा इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 50 पैसा। अब 50 पैसा आपको पता है कि मैं लिख सकता हूं 0.5 रुपीज, लिख सकता हूं कि नहीं? 20 पैसा आएगा तो 20 पैसा को मैं 0.2 रुपी लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, मुझे दिया क्या गया है कि टोटल मेरे पास वैल्यू जो है कॉइन्स की वो कितनी है? 54। तो मतलब टोटल वैल्यू, मतलब टोटल मनी की वैल्यू मेरे पास 54 है। तो 2 रुपए, 2.5 रुपए और 2.7 रुपए, इसका मतलब 2.7 रुपए की 2.7 रुपए की वैल्यू मुझे किसके बराबर दी है? 54 के बराबर दी है। ठीक है, किसके बराबर दी है? 54 के बराबर दी है। यहां से अगर मैं इसको 2.7 को अगर मैं 27/10 लिख दूं तो चलेगा क्या आपके लिए? हाँ सर चलेगा। 27 से यहां पे काटूंगा तो 27 इंटू 2, इसका मतलब यहां पे 1 की वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास? 20 के बराबर। किसके बराबर है? 20 के बराबर, 1 की वैल्यू। मुझे पूछा क्या गया है? मुझे पूछा गया है कि 25 पैसा वाले कितने कॉइन्स हैं, 25 पैसा वाले कितने कॉइन्स हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ये हैं, 25 पैसा वाले 2 कॉइन्स हैं। तो अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो मतलब मेरे पास 25 पैसा वाले कितने कॉइन्स होंगे? 40 कॉइन्स होंगे। ये हो गया आपका कंसेप्ट कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट सही तरीके से और सीखना है, क्योंकि इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, तो मैंने आपको जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया है ना, उसमें आई थिंक जो लास्ट लेक्चर होगा ना आपका, मतलब एमसीक्यू को छोड़ के जो उसका पहला लेक्चर होगा, उसमें मैंने कॉइन्स करके आपको एक कंसेप्ट जो है वो अलग से वहां पे दे रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। बार बार मैं यहाँ पे कोई वीडियो वो लगाऊंगा स्क्रीनशॉट, तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो आपको आता होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना है इसको। ये आई थिंक ऐसा सवाल ना एक आपका कांस्टेबल में भी आया था अभी रिसेंट एग्जाम में। 405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each children is 20% of the total number of children। सर एक साथ इतना बड़ा क्वेश्चन बोल गए, हमको पता ही नहीं चला। ठीक है, दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है कि 405 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन, मतलब टोटल स्वीट्स मेरे पास कितनी है, यहां पे लिख देता हूं क्योंकि मुझे शॉर्टकट भी तो बताना है अभी बाद में। टोटल स्वीट्स जो है मेरे पास कितनी है? टोटल स्वीट्स जो है वो मेरे पास कितनी दी है? मेरे पास 405 दी है। अब मुझे आप ये बताओ कि टोटल स्वीट्स होंगी किसके बराबर? जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि टोटल स्वीट्स जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने हैं इनटू स्वीट्स पर चिल्ड्रन। ठीक है, स्वीट्स पर चिल्ड्रन को कितनी मिली होंगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आएगा। हाँ सर, इतना तो हमको पता चल चुका है। अब मुझे नहीं पता नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? n। तो मैंने क्या मान लिया? नंबर ऑफ चिल्ड्रन n मान लो या x मान लो या c मान लो या कुछ मान लो, मैंने मान लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं मेरे पास? n है।
अब अगर n नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, अब मुझे बोला गया है कि नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, कि नंबर ऑफ स्वीट्स जो है हर एक बच्चे को कितनी रिसीव हो रही है, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब स्वीट्स जो है वो किसके बराबर है, 20% ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब n, मतलब यहां से मैं काटूंगा तो स्वीट्स जो है वो n/5 के बराबर है। मतलब हर बच्चे को कितना मिल रहा है, n/5। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्वीट पर बच्चे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n/5। ये किसके बराबर हो जाएगा, 405 के बराबर। ये मिटा दूं अब मैं, या इसको मैं कहीं पे साइड पे कर देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट याद रहे कि मैंने इस तरीके से किया था। ठीक है, अब मेरे पास ये n/5, अब मेरे पास क्या बन चुका है, ये n² इक्वल्स टू 405 इंटू 5। यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो n की वैल्यू आएगी 45। ठीक है, क्या आएगी, n की वैल्यू 45। अब सर आपने किया कैसे, देखो ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर, अब देखो ये आप यहां से आप पता क्या मतलब दिमाग अपना लगा सकते थे कि अगर स्क्वायर आपको नहीं करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आप दिमाग ये लगा सकते थे कि यहां पे मेरे पास एक 5 आ रहा है। जब एक 5 आ रहा है यहां पे मेरे पास क्या है, स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास यहां पे एक और 5 आ जाए तो मेरा वो 25 का क्या हो जाएगा, रूट मेरा पूरा बन जाएगा। इसका मतलब मुझे इसको थोड़ा सा ब्रेक करो इस तरीके में कि मेरे पास एक 5 मिल जाए। तो अगर मैं 405 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 से काटूंगा तो 5 इंटू 8 कितना होता है, 40। 5 इंटू 1 कितना होता है, 5। तो ये बन जाएगा 81 इंटू 5। तो इसको मैं लिख सकता हूं, आगे लिखता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको भी मिटा ही देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 81 इंटू 5। एक 5 मेरे पास ऑलरेडी है। अब 81 को मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। तो बन गया मेरे पास n किसके बराबर बन गया, 9 इंटू 5 मतलब 45 कर सकते हो। तो ये चीजें आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। n क्या आया मेरे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मुझे पूछा गया था कि कितनी स्वीट्स मिलेगी हर एक चिल्ड्रन को, तो ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिलती है, n/5, यहां पे मैंने बताया आपको। तो 45 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 9 स्वीट्स मिलेंगी हर एक बच्चे को, 9 स्वीट्स कितनी मिलेंगी, 45 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 9, तो 9 स्वीट्स मिलेंगी हर एक बच्चे को। अब देखो कई बार पता क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों को सॉल्व करना नहीं आते कि सर मैं करूं क्या इस चीज में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कभी सॉल्व करना ना आए तो आप लोग बाय ऑप्शन से भी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, बाई ऑप्शन से भी जा सकते हो। मैं आपको बताता हूं बाई ऑप्शन से जाना कैसे है। मान लो पहले मेरा क्या है, मैंने पहला ही ऑप्शन मान लो चूज कर लिया, क्या मैंने 9 चूज कर लिया। तो मैंने क्या बोल दिया कि हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिल रही है, 9 स्वीट्स मिल रही हैं। तो टोटल स्वीट्स कितनी थी मेरे पास, 405। अगर हर एक बच्चे को 9 स्वीट्स मिल रही हैं तो बताओ टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने होंगे, 45 हो गए। क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 45 हो गए। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन उसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्वीट्स जो है रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ स्वीट्स मैंने कितनी मानी थी, 9। उसने बोला है कि नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल्स टू किसके बराबर है, 20% ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे यहां से कितने आए, 45। तो यहां से यहां काटूंगा, 2 से गया 5, 5 से गया 9, और सॉरी 9 और 9 क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब अगर लेफ्ट साइड में भी 9 आ रहा है, राइट साइड में भी क्या आ रहा है, 9, तो सेटिस्फाई हो गया। अगर सेटिस्फाई हो गया मतलब ऑप्शन नंबर मेरा पहला ही है। अगर आप कोई और ऑप्शन चूज करके करते ना इसको तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर टाइम है तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा जो मैंने यहां पे आपको करके दिया है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स ऑफ 43 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 17। 43 स्टूडेंट्स है क्लास में जिनकी एवरेज मार्क्स कितनी है, 17 है। तो मैं मान लेता हूं सम कितना हो गया मेरे पास, सम हो गया 43 इंटू 17। अब सर मैं कैसे करूंगा कैसे, देखो 17 इंटू 40 कर सकते हो, 17 इंटू 40 भी नहीं कर सकते तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 70 इंटू 40 प्लस 3। 17 इंटू 4 तो कर सकते हो, 17 इंटू 4 68 होता है, तो 68 इंटू 0 भी आ गया 680। 17 इंटू 3 51, तो 680 प्लस 51 कितना हो जाएगा मेरे पास, 631 हो जाएगा। सॉरी 700, 600 कहाँ से आएगा, 731 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत आसान बना देंगी। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद बोला है कि द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स एक्सक्लूडेड। 2 लोग थे, उनके मार्क्स क्या कर दिए गए, एक्सक्लूड कर दिए गए। उनके बाद एवरेज कितनी होगी, 2 से कम हो गई। तो अब सम मेरे पास कितना आएगा, 2 स्टूडेंट्स एक्सक्लूड कर दिए तो स्टूडेंट्स कितने बचे, 41। एवरेज 2 से कम हो गई मतलब एवरेज कितनी हो गई, 15। 15 इंटू 40 आपको पता है कितना होता है, 600। 15 इंटू 1 कितना हो गया, 15। तो ये कितना बन गया, 615। सर कैसे किया, वही तरीका दोबारा मैंने क्या किया, 15 इंटू 40 प्लस 1 कर दिया। तो मैंने लिखा 15 इंटू 40 कितना होता है, 600। 15 इंटू 1 कितना होता है, 15। तो ये कितना बन गया, 615 बन गया। अब इनका डिफरेंस किया तो 731 में से 615 निकालूंगा तो आपको पता है कि 615 प्लस अगर मैं 100 करूं तो 715 होता है। 715 प्लस 16 करूंगा तो 731 होता है। इसका मतलब मेरे पास कितना बचेगा, 116।
तो डिफरेंस दोनों का किया तो कितना आ गया 116। ये 116 मार्क्स हैं वो उन 2 स्टूडेंट्स के जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब ये थे टोटल मार्क्स, मुझे क्या निकालना है इनकी एवरेज। तो एवरेज आ गई इनकी कितनी 116 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 58। आंसर नंबर डी पार्ट समझ आ चुका। बट ये तो हो गया हमारा वही एक्स वाई वाला तरीका। हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स कितने थे 17, तो मैंने मान लिया एवरेज कितने थे 17। अब 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया तो एवरेज मार्क्स जो है वो 2 से कम हो गए। 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया, अब बंदे कितने रह गए 43 से पहले, अब बंदे कितने रह गए सर 41 रह गए। एवरेज मार्क्स 2 से क्या हो गई कम हो गई। कितने का चेंज आ रहा है बंदों का, एक बंदा चेंज हो रहा है क्या, 2 का चेंज आ रहा है। तो मतलब वो ओवरऑल जो भी है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 मेरा कटा, यहाँ पे आ गया 17 प्लस 41, तो 7 और 1 कितना होता है 8, 4 और 1 कितना होता है 5, तो 58 मेरा आंसर आ गया। मर्जी आपकी, जिस तरीके से आप करना चाहो। मैंने किस तरीके से पढ़ाया है, ये तरीका भी मैंने अपनाया है लेक्चर्स में, ये तरीका भी मैंने लेक्चर्स में अपनाया है। आपको जिस तरीके से लगे अच्छा आप उस तरीके से कर सकते हो। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोबारा एवरेज का है। ये आपका यूपीएससी का सवाल है 2020 का। क्वेश्चन क्या है, आसान सा है, और मैंने आपको हमेशा बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस में शॉर्टकट मत अप्लाई करो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इंक्रीज या डिक्रीज में। द एवरेज, मैं भी खुद कभी कभार मतलब वो हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। द एवरेज स्कोर ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग वॉज 46.4। 50 इनिंग के बाद एवरेज स्कोर जो है वो कितना है 46.4 है बैट्समैन का। तो मतलब सम कितना हो जाएगा, अगर मैं सम की बात करूं तो 50 इंटू 46.4। अब सर मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे हो गई, लेकिन मेरे पास तरीके हैं ना बेटा मल्टीप्लिकेशन करने के। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी 50 या फिर 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करता हूँ, जो भी नंबर है उसको आधा करके मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब मैं अगर 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 50 को मैं क्या लिखता हूं 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 46.4। अब क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं आसानी से, बिल्कुल सर, ये बनेगा 23.2। 2 मेरे पास जीरो है, तो 2 जब जीरो है तो एक जीरो से तो क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो मेरे पास यहां पे आ जाएगा। ये मेरे पास बन गया ये। आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 2.6। 60 इनिंग के बाद अब सम कितना हो जाएगा उसका, इनिंग कितनी है 60, 2.6 से इंक्रीज हो गया। पहले 46.4 था, तो 46.4 प्लस 2 कितना हो गया 48.4 प्लस 0.6 कितना हो गया 49। तो 60 इंटू 49 अब मुझे करना पड़ेगा सर, अब तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा। 60 इंटू 50 माइनस 1, 60 इंटू 50 कितना होता है 3000, 3000 में से 60 गए तो 2940 मेरे पास आंसर आ गया। सर ये तो बहुत जल्दी से कर दे रहे हो आप, सर कैसे कर दे रहे हो। अब देखो ये जितना आप अपना मेहनत लगाओगे उतना आपका टाइम जो है वो बचेगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 620। 620 का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये कितनी इनिंग्स की बात की गई है, ये 50 थी ये 60 थी, इसका मतलब ये 620 जो आया ये 10 इनिंग का स्कोर आया। तो 10 इनिंग्स का सम जो आया मेरे पास कितना आया 620। तो मुझे पूछा गया है कि एवरेज स्कोर, तो एवरेज क्या बोलूंगा कि टोटल सम कितना था डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स थी, तो 62 मेरे पास था क्या एवरेज स्कोर ऑफ द लास्ट 10 इनिंग्स। ठीक है, समझ आ गया। अगर इस तरीके से नहीं करना तो फिर आपको तरीका मैंने एक ये बता रखा है सॉरी, कि 50 इनिंग जो है उसका एवरेज कितना है 46.4। उसके बाद मुझे बोला गया है कि लास्ट 10, हाँ 10 इनिंग्स का कितना होगा ताकि ओवरऑल 60 का कितना बने मेरा 49 बने। तो 49 को मैं क्या करूंगा, मतलब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कुछ नंबर मैं मान लेता हूँ, चाहे तो मैं 49 मान लेता हूँ, 49 को दोनों से कंपेयर करूंगा, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, बट अब मैं यहाँ पे करके नहीं बता रहा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए बेटा आ चुके हैं मेंसुरेशन पे। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये क्या टंग ट्विस्टर टाइप हो गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर मुझे बोला है कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है वो किसके बराबर होता है, एक सेकेंड, हाँ वो होता है मेरे पास 4 पाई आर का स्क्वायर। सरफेस एरिया की बात की गई है तो किसके बराबर होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। मुझे वो 20 के बराबर दिया है, मतलब मुझे दिया है 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर। यहां से 4 से काटूंगा तो 5, मेरे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। बोला गया है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। अब हेमिस्फेयर का तो मैंने यहां पे गलती कर दी, मुझे यहां पे नहीं करना चाहिए था। सर क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पूछा है क्या हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया सर मुझे पता है सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब इसका आधा होगा सर, इसका आधा मतलब 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 10 हो जाएगा। सर मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसका मतलब नन ऑफ द अबव। आप ऐसा करोगे घर आके आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन वो ऐसा कर देगा एग्जामिनर वहां पे और कट हो जाएगा। क्यों सर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहां पे सरफेस एरिया दिया था लेकिन यहां पे पूछा है टोटल सरफेस एरिया।
क्या पूछा गया है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता बल्कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके साथ मुझे 1 पाई आर स्क्वायर और भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब मुझे यहां पे पता चल चुका है कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो मुझे यहां पे 5 इसके साथ और ऐड करना पड़ेगा, तब मेरा बनेगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया? हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। अगर सिर्फ मुझे ये पूछा होता, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला होता या फिर सरफेस एरिया बोला होता, तो मैं उसको कर्व्ड सरफेस एरिया मान के ही चलता और फिर मैं 2 पाई आर स्क्वायर ही लिखता। लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया है टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे यहां पे पाई आर स्क्वायर एक और ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये होता है ना सरफेस, ये हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है, ये इसका क्या था? ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था। लेकिन जब मुझे टोटल बोला है तो मुझे ये जो बेस एरिया है ना, एक बेस जो सर्कल होता है मेरे पास बेस एरिया, ये भी मुझे उसमें ऐड करना पड़ता है। तो इस केस में मेरे पास क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो समझ आया आपको? पसंद आ रहा है सेशन? अगर पसंद आ रहा है तो रुके क्यों हूं भैया? ऐसा वाला बटन एक दिखेगा आपको नीचे, लाइक वाला, दबा दो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स इज 64:243, मतलब वॉल्यूम का रेशो मुझे दिया है, मैं ऐसा लिख देता हूं V1 डिवाइडेड बाई V2, क्योंकि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मुझे किसके बराबर होता है? मुझे तो पता है, आपको पता है तो नहीं, वो मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 2/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3 पाई R2 का क्यूब। सर R1 और R2 क्यों लिख रहे हो? मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फेयर्स हैं, तो मुझे इनका रेशो जो है वो दे रखा है। मतलब ये मुझे दे रखा है किसके बराबर? 64/343 के बराबर। अब मुझे पता है ये तो मेरा कट जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो चीजें बचेंगी, मेरे पास बचेगा R1 डिवाइडेड बाय R2, मतलब R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब किसके बराबर बचेगा? 64 डिवाइडेड बाय 343 के बराबर। अब सर यहां से मुझे तो पता है सर कि 64 जो होता है वो 4 का होता है क्यूब, और 343 जो है वो 7 का होता है क्यूब। इसका मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि रेडियस 1 जो है वो 4 के बराबर है और रेडियस 2 जो है वो 7 के बराबर है, जो कि आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया, बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, अब सर क्या बोला गया है? मुझे पूछा गया फाइंड द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। अब सर मेरे को एक डाउट आ रहा है यहाँ पे, पहले तो आप ये निकालो, फिर मुझे एक डाउट है। अब मुझे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया का क्या निकालो? रेशो। तो टोटल सरफेस एरिया होता है सर 3 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 पाई R2 का स्क्वायर। अब सर यहाँ पे 3 पाई 3 पार्ट जो कट गया, सर R1 मेरे पास है कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। R2 मेरे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर सर कितना आ जाएगा? 49। सर मेरा आंसर आएगा 16/49, जो कि है मेरा कोई भी नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव। गलती से ये मत कर देना कि सर एक ऑप्शन में मेरे को 49/60 तो दिख रहा था तो मैंने वही मार्क करके आ गया। नहीं, वो नहीं होगा, 16/49 होगा। अब सर मुझे डाउट आ रहा था, पहले मुझे वो बताओ। मेरा डाउट ये था सर, अगर यहां पे उसने टोटल सरफेस एरिया ना बोलते हुए सिंपल सरफेस एरिया बोला होता सर, तो क्या होता? तब भी सेम आंसर होता। सर कैसे? क्योंकि यहां पे फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहां पे टोटल सरफेस एरिया है कि यहां पे नॉर्मल सरफेस एरिया है। क्यों? क्योंकि ये चीज तो कट ही जाएगी ना, ये चीज क्या हो रही है? कट जा रही है। तो जब ये चीज कट जा रही है तो यहां पे इस केस में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी कांस्टेंट चीजें हैं, दोनों सेम है, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे टोटल होता, चाहे यहां पे दूसरा सरफेस एरिया मतलब नॉर्मल बोला होता कर्व्ड, तब भी इसका क्या आंसर होता? तब भी इसका 16/49 इसका आंसर होता। आगे बढ़ता हूं। अब एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको कराया है, कहां पे कराया है? आई थिंक मैंने जब लैब अटेंडेंट के जो मैंने टेस्ट करवाए हैं ना आपको, उसमें आई थिंक सेशन पहला या फिर सेशन तीसरा या फिर सेशन दूसरा, मतलब पहला या तीसरे में चांसेस हैं कि मैंने इन में करा रखा है। बट आपका लेवल अब इतना इंक्रीज है कि आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। और वैसे भी मैंने वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी आपको करवाया है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी कराया है, बहुत सारे मेंसुरेशन के सेशन करवाए हैं, तो ये आप, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। अब ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये मैं करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आसान मुझे कराना ज़्यादा पसंद है, मुश्किल आप करो। ठीक है, क्या बोला गया है? अ सॉलिड हेमिस्फीयर हैज़ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर सच दैट द रेशो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया इज 2:5। अब सर मुझे तो समझ नहीं आया, मुझे समझा दो। समझ तो मुझे भी नहीं आया, एक बार मुझे फिर से पढ़ने दो। अ सॉलिड हेमिस्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर। ठीक है, मेल्ट करके सिलेंडर बना रहे हैं। सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका मतलब जो चीज बना रहे हैं उसके बारे में मुझे बताया गया है कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना है? 2:5। इसका मतलब ये मेरे पास था
ये ऐसे मेरे पास क्या था, हेमिस्फेयर था। इसका मुझे क्या बना दिया गया, इसका मुझे बना दिया गया सिलेंडर। अब जब सिलेंडर बना दिया गया तो सिलेंडर का मुझे बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशो है वो मुझे दिया है 2:5 के बराबर। अब सर अब तो मुझे भी समझ आ चुका सर, इसका मतलब मुझे पहले लिखना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है सर, 2πr/h। तो मैं लिख रहा हूं 2πr/h, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है सर, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr × r+h। ये मुझे किसके बराबर दिया है सर, 2/5 के बराबर दिया है। यहां से मुझे दिख रहा है 2πr गया। अब सर मेरे पास यहां पे आ गया h डिवाइडेड बाय r+h की वैल्यू आ चुकी है 2/5। अब सर यहां पे जो अंधा भी होता है ना उसको भी दिख जाता है सर, क्या दिख जाता है उसको भी ये दिख जाता है कि अगर मैं h की वैल्यू क्या मान लूं, 2 मान लूं, जो कि मुझे यहां से दिख रहा है, तो अगर h मेरे पास 2 है तो r मेरे पास कितना बचेगा, 3, तभी तो ये 5 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ सर इतना तो आपने सही बोला। इसका मतलब हाइट मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगा, 3। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास हाइट क्या है, ये क्या मान के चलता हूं कि हाइट क्या है, मेरे पास 2 है, और मेरे पास क्या है, रेडियस कितना है, 3 है। अब मुझे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यही तो सर पूछा गया है मुझे। इसका मतलब मेरा जो भी आंसर होगा मेरा 3 का मल्टीपल होगा। समझ आया कि नहीं आया, मेरा जो भी आंसर होगा मेरा 3 का क्या होगा, मल्टीपल। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, नहीं है, 21 है, 21 मेरा आंसर। खत्म मेरी कहानी, मेरी नहीं मतलब क्वेश्चन की, मेरी तो अभी बाकी है कहानी, क्वेश्चन की खत्म हो चुकी है। और ये आपका CGL का 2022 का सवाल है, ठीक है, 2022 का। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते थे, बट ये तो आ गया मतलब एक तुक्का मान के चल सकते हो आप, या फिर तुक्का नहीं है, वैसे ऐसे है, कंसेप्ट है। लेकिन अगर सर दो मतलब ऑप्शन होते, जैसे 24 भी होता, फिर क्या करते, फिर तो निकालना ही पड़ता। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से। तो अब मैं आपको उस केस के लिए तैयार करता हूं कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन होते तो क्या करते हैं। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या दिया गया था, मुझे दिया गया था कि हेमिस्फेयर को मेल्ट किया है और सिलेंडर बनाया गया है। इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सर मेरे पास किसके बराबर होता है, 2/3πr का क्यूब, ये बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। सिलेंडर का होता है πr²h, ठीक है। ये पाई से पाई मेरा गया, ठीक है, इतना समझ आपको है। स्फेयर का रेडियस मुझे दिया था 21 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 × 21 × 21 × 21 इक्वल्स टू r² × h। ये काटूंगा, कटेगा 7 से, तो मेरे पास यहां पे बचा है r²h इक्वल्स टू 14 × 21 × 21। अब मुझे क्या करना पड़ता, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, r निकालना था, तो मुझे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती। तो ये जो मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन आया था ना, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ता, h की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू अगर निकालूं तो मेरे पास बनता है यहाँ से 5h इक्वल्स टू 2r + 2h। यहाँ से ये यहाँ आया तो ये बन जाएगा 3h इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 2/3r, किसके बराबर, 2/3r। तो यही मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। तो r², h की वैल्यू है 2/3r, ये बन जाएगा 14 × 21 × 21 के बराबर। इतना समझ आपको आ पा रहा है। यहाँ से 2 से मैं काटूंगा तो 2 से मेरा कटेगा, ये 2 से कितना जाएगा, ये 7, 3 मेरा ऊपर चला गया तो कितना बन गया, 21। तो r² × r, यहाँ पे एक हो रहा है, तो r³ इक्वल्स टू 21 × 21 × 21। यहाँ से r मेरे किसके बराबर आ जाएगा, 21 के बराबर आ जाएगा। ये मेरा था, अगर मुझे ये प्रॉपरली सॉल्व करना है तो, ठीक है। अगर मुझे सॉल्व प्रॉपर तरीके से करना है तो मेरे पास ये तरीका है, नहीं तो मेरे पास यहां से मुझे पता चल गया कि r जो है वो 3 आ रहा है। अब 3 आ रहा है मतलब r का जो भी आंसर होगा वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल। ऑल्दो ये रेशो थी, ये क्या थी, रेशो, तो ये भी क्या थी, रेशो। इसका मतलब जो भी r आना था वो 3 का मल्टीपल था, तो इसीलिए मेरा यहां से कितना आ गया, 21 आ गया। ये आपका एक तरीका हो सकता है, बहुत क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है, एक बार करके देख लिया करो, क्योंकि आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया, टाइम मतलब बच गया आपका यहां से, ठीक है। तो आप लोग करके देख सकते हो। मैं बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट आपका आ गया प्रॉब्लम ऑन एजिस में। क्या क्वेश्चन बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा। एक सेकंड रुको, मेरा इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ, अ फादर सेड टू हिज सन, एक पिताश्री अपने बेटे श्री से कह रहे हैं, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट। मतलब मैं इतना ओल्ड था तब जितने तुम प्रेजेंट में हो, कब, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला है, बहुत सारा बच्चा, मतलब वो ऐसा कह रहा है, पिताश्री ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारी जो क्या बोलते हैं, जितने तुम प्रेजेंट में हो अभी, जितनी एज के तुम अभी प्रेजेंट में हो, मैं उतनी ही एज का था कब, तुम्हारे पैदा होने के टाइम पे। बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई, तो मैं मान लेता हूं, आपको कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं मान लेता हूं सन की जो प्रेजेंट एज है, सन की, एक सेकेंड रुको, मैं मान लेता हूं सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स, ठीक है। सन की प्रेजेंट एज कितनी है मेरे पास, एक्स।
अब उसने बोला है, आगे क्वेश्चन पढ़ो जरा, इफ द फादर्स एज इज 38 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब फादर की एज कितनी है? 38 ईयर्स अब, ठीक है। लेकिन एक्स साल पहले, लेकिन क्या बोला मैंने? लेकिन एक्स साल पहले फादर की एज कितनी होगी? यहां पे मैं लिख देता हूं फादर की अभी एज कितनी है? 38। एक्स साल पहले फादर की एज 38 माइनस एक्स थी। एक्स साल पहले क्यों? एक्स साल पहले मतलब जब ये पैदा हुआ होगा, इसकी प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। तो एक्स साल पहले पैदा हुआ होगा ना। सर समझ नहीं आया सर, फिर से बताओ। देखो यहां पे मैं आपको साइड में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं दोबारा। मान लो कि मेरी प्रेजेंट एज है 25 साल, ठीक है। मैं अपनी क्यों मानूं भैया, मेरी नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। आपकी किसी कोई एक बंदा है, उसकी प्रेजेंट एज है मान लो 25 साल, ठीक है। उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 25 साल। अब उसके जब वो पैदा हुआ होगा, मतलब 25 साल पहले की बात की गई है। बिल्कुल सही बात है सर। तो मुझे अभी मैं यहाँ पे एग्जैक्ट एज तो नहीं ले सकता, मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया कि एक बंदा है कोई, एक सन है कोई, जिसकी प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। तो जब वो पैदा हुआ होगा मतलब एक्स साल पहले की बात, तो एक्स साल पहले की बात फादर की एज कितनी है? 38 माइनस एक्स। अब ये 38 माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर होगी? जो प्रेजेंट एज है सन की। फादर क्या बोल रहा था कि जब तुम पैदा हुए, पैदा कब हुए? 38 माइनस एक्स साल पहले। तो जो मेरी एज थी, जो तुम्हारी एज इस समय है, तुम्हारी एज इस समय कितनी है? एक्स साल, उतनी ही मेरी एज थी जब तुम पैदा हुए। जब तुम पैदा हुए मतलब 38 माइनस एक्स साल पहले। तो 38 माइनस एक्स जो है वो एक्स के बराबर है। बहुत कंफ्यूजन होगी मुझे पता है, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हुई होगी। एक दो बार और इसको देखोगे तो कंफ्यूजन पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से 2x जो है वो 38 के बराबर, x जो है वो 19 के बराबर। मुझे पूछा गया है x मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन। पूछा गया है द सन की एज 5 साल बैक, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले मतलब -5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 14 साल हो जाएगी। आंसर नंबर ए मेरा हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और इन सेशंस को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मैं तुमको बता रहा हूं। ये तुमको बाद में पता चलेगा, जैसे एग्जाम हो जाएगा ना तो तुमको पता चलेगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। क्या बोल रहा है? प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशो 5:4। तो मेरे पास दो लोग हैं, एक समीर है एक आनंद है, उनकी रेशो कितनी है? एजेस की 5:4। प्रेजेंट है मतलब मैं यहाँ पे +0 लिख देता हूँ। 0 मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। 3 ईयर्स हेंस मतलब +3 की बात कर रहा हूँ। 3 ईयर के बाद उनकी एज की रेशो कितनी हो जाती है? 11:9 हो जाती है। आपको यह पता होगा कि रेशो जो है वो सेम बढ़नी चाहिए, मतलब डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ से 5 जो है वो 6 बढ़ के कितनी हो रही है? 11। यहाँ से 4 जो है वो 5 बढ़ के 11 हो रही है, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है, मुझे मतलब सेम करना होगा। सेम कैसे करना है? ये 11 और 9 में कितना डिफरेंस है? 2। तो जो इसमें डिफरेंस आता है वो मुझे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 में ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मेरी ये रेशो ये नहीं रह के मेरी क्या बन जाएगी? 10 और 8। लेकिन ये वाली मेरी ऐसी ही रहेगी। अब मैं डिफरेंस चेक करूं अगर, तो 1 का, इसका मतलब मेरा सही जा रहा है। अब जो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है वो कितने साल के बराबर है? ये प्रेजेंट था और ये 3 साल बाद था। इसका मतलब 1 रेशो का डिफरेंस जो है वो 3 साल के बराबर है। मुझे पूछा गया है आनंद की प्रेजेंट एज। आनंद की प्रेजेंट एज मतलब 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 8 रेशो किसके बराबर हो जाएगी? 3 इंटू 8 मतलब 24 साल। क्या हो जाएगा आंसर? 24 साल। तो आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या सवाल है? द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। मतलब सन और फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 60 साल है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात की गई है। 6 साल पहले मतलब फादर भी क्या होंगे? 6 साल कम होंगे, और सन भी क्या होंगे? 6 साल कम। तो 6 साल पहले फादर की एज जो है वो 5 टाइम्स थी। फादर की एज 5 टाइम्स थी जो सन की एज होगी। सन की एज भी 6 साल क्या होगी? कम। तो यहां से f-6 इक्वल्स टू 5 टाइम्स s-30। यहां से आपके पास एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। आप लोग दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, लेकिन मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा। आप सॉल्व करके निकालो। आपका आंसर क्या आने वाला है? आंसर आई थिंक आपका 20 आने वाला है, बट चेक कर लेते हैं। मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी पता नहीं है आंसर क्या है। चेक कर लेते हैं आप एक बार, हम किस तरीके से करते हैं। देखो मुझे क्या दिया है? 6 साल बाद, सॉरी 6 साल पहले। तो मुझे बताओ 6 साल पहले फादर भी 6 साल कम होंगे, सन भी 6 साल कम होंगे। तो मतलब ओवरऑल 12 साल एज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सर क्यों होगी 12 साल कम? क्योंकि सन भी 6 साल कम होगा और फादर भी 6 साल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 6 साल पहले। तो इसका मतलब टोटल एज जो है, सम भी है, वो कितना हो जाएगा? 12 साल कम। तो इसका मतलब टोटल सम कितना हो जाएगा मेरे पास? 48 हो जाएगा 12 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले।
लेकिन अब बोला गया है कि 6 साल पहले फादर की एज जो है वो 5 टाइम्स है, मतलब 6 साल पहले की फादर और सन की रेशो कितनी है 5:1, और ये टोटल मिला के सम कितना बन रहा है 6। तो 6 मतलब 6 रेशो किसके बराबर है 48 के बराबर, 1 रेशो किसके बराबर है 8 के बराबर। मुझे पूछा क्या गया है सन की एज 6 साल बाद, तो सन की एज प्रेजेंट तो निकाल लूं पहले। सन की एज प्रेजेंट कितनी होगी 8 साल, ठीक है। सन की एज प्रेजेंट क्या होगी 8 साल। नहीं सर ये तो प्रेजेंट नहीं है, ये 6 साल पहले की है सर, तो मतलब सन की एज 6 साल पहले, तो मैं ऐसा लिखता हूं 6 साल पहले सन जो है वो 8 साल का होगा, ठीक है। 6 साल बाद मतलब प्रेजेंट में सन कितना हो जाएगा 8 + 6 मतलब 14 साल का। लेकिन मुझे पूछा है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद मुझे 14 + 6 कितना हो जाएगा 20 साल का। या फिर ऐसा कर सकते थे, ये 6 साल पहले की थी, आपको जाना था 6 साल बाद में, तो 12 साल का जंप हुआ, तो डायरेक्टली यहां पे क्या कर देते +12 ऐड कर देते, तो आंसर कितना आता 20 साल। तो सन की एज 6 साल बाद, सॉरी हाँ 6 साल बाद कितनी होती 20 साल, ठीक है। तो ये तरीका था। ये जो मैंने लिखा ना सारा, ये मैं लिखता नहीं हूं, ये मैंने आपको समझाना है तो मैं लिख रहा हूं। जब मैं करना होता है ये क्वेश्चन तो लिखते नहीं है हम लोग ये सारी चीजें, हम लोग माइंड में 1 साल एक किसके बराबर आ गया 8, डायरेक्टली यहां से देखते हैं 1 8 के बराबर है, 6 साल बाद कितना हो जाएगा 14, उसके भी 6 साल आगे जाना है मुझे, तो 20 साल हो जाएगा, बस खत्म। गलती करने के चांसेस यहां ये हो सकते थे, आप लोग 14 ईयर्स कर सकते थे अगर इस तरीके से जाते। इस तरीके से जाते फिर तो आपका आंसर आ जाता पर बहुत लेंथी जाता। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आ गया मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रोबेबिलिटी से आ चुका है। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, सॉरी, आउट ऑफ ऑल द 2 डिजिट इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100, मतलब 1 और 100 के बीच में जितने भी 2 डिजिट इंटीजर्स हैं, अ 2 डिजिट नंबर हैज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से मुझे एक 2 डिजिट नंबर को सिलेक्ट करना है। मतलब 1 से 100 के बीच में, जब मैं 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करता हूं तो 1 और 100 के बीच में मेरे पास 10 से 11 12 13 ऐसे करते करते मेरे पास कहां तक आते हैं 100 तक आते हैं। बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब जो भी नंबर मैं सिलेक्ट करूंगा वो 7 का मल्टीपल ना हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 7 का मल्टीपल ना हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उससे हटके मुझे अगर ये पता चल जाए कि 7 का मल्टीपल है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं 1 माइनस इसको कर दूंगा, तो मेरे पास 7 के मल्टीपल ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 7 का मल्टीपल, सबसे पहला 7 का मल्टीपल 7 है, लेकिन मुझे 2 डिजिट चाहिए तो 7 नहीं लिख सकता, मैं 14 से स्टार्ट करता हूं। 14 से स्टार्ट करूंगा तो 14 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 42 आता है, फिर 49, फिर 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 10, आगे जाना ही नहीं है सच, 98 तक जाना है। तो मेरे यहाँ पे देख पा रहे हो कि 7 के मल्टीपल कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 मेरे पास 7 के मल्टीपल है, कितने 13। मुझे क्या पूछा है मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो अगर 13 है टोटल नंबर मेरे पास 100 है, तो नंबर मल्टीपल नहीं होंगे जो वो क्या हो जाएंगे 77। 100 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने होंगे 77 ऐसे नंबर्स होंगे जो मल्टीपल नहीं होंगे। तो 77 डिवाइडेड बाय कितने नंबर बचे सर, टोटल 100 नंबर है। फिर वही बेवकूफ़ी कर रहे हो, 100 नंबर नहीं है आपके पास, 90 नंबर है टोटल। क्या है 90 नंबर है आपके पास टोटल, क्योंकि आपको 2 डिजिट बोला गया है। तो 77 डिवाइडेड बाय 90 आपका आंसर हो जाएगा। यहां से गलती मत करना, 77 डिवाइडेड बाय अगर 100 आपको आंसर दिया होगा ना तो वो गलती मत करना, क्योंकि आपके पास चूज आपको कहां से करना है, आपको 10 से लेके 100 में से चूज करना है। तो इसीलिए आपके पास क्या हो जाएगा 77/90 हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना सर, ये तो हो गया आसान, मतलब ये तो हो गया एक ऐसा तरीका कि जो मुझे नंबर दिए थे छोटे। अगर मुझे बोला होता 1 से लेके 1000 तक सर, अगर मुझे बोला होता 2000 से लेके 5000 तक सर, फिर मैं क्या करता, फिर तो मैं नहीं गिनता ऐसे, फिर मैं क्या करता सर। अब इसी क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं, लेकिन अगर जब ज्यादा बड़ा होता, तो क्वेश्चन मैं यही ले रहा हूं बट समझा रहा हूं मेथड नंबर दूसरा, कि जब अगर बड़ा नंबर होता तो क्या करते। तो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। an मतलब लास्ट नंबर जो कि उससे जाता 7 से, तो लास्ट नंबर मेरे पास कितना था 98 था जो लास्ट से जाता, तो मैं क्या लिख लेता यहां पे 98। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता कि 1000 से लेके 2000 तक, तो आप देखते 2000 से पहला, 2000 से अंदर कौन सा ऐसा नंबर है लास्ट जो किससे जाता है 7 से जाता है, तो इस हिसाब से आप उसका यहां पे an लिखते। पहला नंबर जो 7 से जाता है, वैसे तो 7 होता है लेकिन मुझे 2 डिजिट बोला है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 14 + n - 1 × 7, क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो डिफरेंस भी कितना होगा उसके बीच में 7 का होगा। यहां से जब मैं n कैलकुलेट करता हूं तो मेरा कितना आता है 13। ये वही 13 है जो आपका यहां से क्या आया 13 मल्टीपल ऑफ 7, जो गिन के आपने किए ना 1 2 3 4 करके जो 13 आए, ये इस फॉर्मूले से यहां पे मेरा आ चुका कि 13 मल्टीपल्स होंगे 7 के। जब 13 मल्टीपल्स हैं 7 के, तो कितने नहीं होंगे 77 नहीं होंगे।
ठीक है, कितने नहीं होंगे? 77 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास? 90 है, 100 नहीं है। अगर मुझे 100 में से करना होता फिर तो मेरे पास 87 आता, लेकिन मुझे किस में से करना है? 90 में से। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे? 90 है। ठीक है, तो 77 आया मेरे पास, जो मुझे चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? कि नॉट डिविजिबल बाय, तो 77 ऐसे हैं जो नॉट डिविजिबल हैं, तो 77 डिवाइडेड बाय 90 मैंने कर दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को निपटाना है अगर बड़ा क्वेश्चन होगा आपका तो। समझ आ रहा है आपको? चीजें समझ आ रही हैं? तो चीजें समझ आ रही हैं तो ये आपको साइड पे दिख रहा होगा ना, ये दबा दो जरा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, और ये जेकेएसएसबी का ही क्वेश्चन है। लास्ट टाइम किस एग्जाम में आया था मुझे याद नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। इफ 8 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन्स? 8 कॉइन टॉस किए गए हैं। जनरली हमको 1 कॉइन 2 कॉइन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 कॉइन दे दिए गए। बोला गया है व्हाट इज द चांस दैट ओनली एंड ओनली 1 विल टर्न अप हेड। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हेड आने के चांसेस मुझे चाहिए, लेकिन 8 कॉइन्स टॉस करने पे। अब डायरेक्टली तो मैं आपको 8 कॉइन्स पे नहीं ले जा सकता, तो मुझे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो 1 कॉइन से 2 कॉइन से समझाना होगा, तब मैं 8 पे पहुंच सकता हूं। जब 1 कॉइन आता है मेरे पास, 1 कॉइन मतलब या तो मेरे पास हेड आ सकता है या तो मेरे पास टेल आ सकता है। 2 कॉइन मतलब या तो मेरे पास हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है। मुझे बताओ कि जब एक कॉइन टॉस किया गया था तो सिर्फ और सिर्फ एक हेड की कितने चांसेस थे? सर एक ही था। ठीक है, समझ आया आपको क्या बोला? हाँ सर समझ तो आ गया। जब 2 कॉइन टॉस किए गए तो सिर्फ और सिर्फ एक हेड के कितने चांसेस है? सर यहां पे भी एक हेड है, यहां पे भी एक हेड है। वो मैटर नहीं करता कि आपका पहले हेड आ रहा है कि पहले टेल आ रहा है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक हेड के कितने चांसेस हैं? सर 2 हैं। सर क्या मैं इसको यहां से जनरलाइज ऐसा बना लूं कि अगर मेरे पास एक कॉइन है तो मेरे पास क्या आएगा? एक हेड आएगा, एक मतलब सिर्फ वन एंड ओनली वन हेड जो है वो एक ही बार आएगा। अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो वन एंड ओनली वन हेड मेरे पास कितने बार आएंगे? सर 2 बार आएंगे। सर क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, जब 8 कॉइन्स टास्क करेंगे तो मेरे पास 8 टाइम्स आएंगे सिर्फ हेड और हेड? ठीक है, समझ पा रहे हो कि ओनली वन एंड ओनली हेड जो है वो कितनी बार आएगा? सर 8 बार आएगा। सर इसका मतलब मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है इसकी किसके बराबर हो जाएगी? 8 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 2 की पावर 8। अब सर 8 को भी मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और यहां पे 2 की पावर 8, तो ये बन गया 1 बाय 2 की पावर 5, तो बन गया 1 बाय 32। आंसर नंबर आपका बी पार्ट आ। तो आया आपको समझ किस तरह से क्वेश्चन जो है वो निपटाए जाते हैं? अगर आप इसको मतलब ये कंसेप्ट आपको नहीं पता होता तो कभी भी आप इसको इस तरीके से नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि 8 कॉइन्स में अगर मुझे जाना है तो वन एंड ओनली हेड जो है वो कितने टाइम्स आएगा। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपको हो सकता है पूछ लिया जाए कि 16 कॉइन्स जो है वो टास्क कर दिए गए हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए 3 कॉइन टॉस किए हैं, 4 कॉइन टॉस किए हैं, तो वन एंड ओनली हेड जो है वो उतने ही टाइम्स होगा जितने टाइम्स कॉइन जो है वो टॉस किया जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ जो है वो आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बार बार बोलने की जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए, वीडियो को हाइप कर दिया करो। आप लोग नहीं करते हो, देखो मुझे उससे कोई फर्क है नहीं ज्यादा। आप लोगों को लगता क्या है? आप लोगों को लगता है कि सर हम लोग शेयर करेंगे किसी के साथ तो हमारा जो है वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। वो तो वैसे भी बढ़ रहा है। जो मेरे साथ शुरू से बना है उसको पता है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं, और अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब लोगों को पसंद आ ही रहा है, तभी हम जा रहे हैं। आपके एक शेयर से ऐसा नहीं होगा, आप एक शेयर कर दोगे ज़्यादा तो उससे आपकी सीट चली जाएगी। जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, और ये ऐसा ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरीके का पढ़ा रहा हूँ और क्या आपको कंटेंट दे रहा हूँ, और क्या आपको कोई फ्री कंटेंट ऐसा दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वो भी मुझे सारी चीज़ें पता है। मुझे हर एक चैनल के बारे में पता है जो पढ़ा रहा होगा मैथ्स, मुझे पता है किस तरह का कौन कंटेंट दे रहा है, कौन पेड में कैसा दे रहा है, मुझे सब चीज़ें पता है। और आपको डाउट क्या होंगे, आपके दिमाग के साथ कैसे खेलना है, आपको गलतियां करने के चांसेस कहाँ पे होंगे, वो सारा पोस्टमार्टम, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप पोस्टमार्टम कर देते हो। ठीक है, तो वो मेरा काम है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा अगर आपकी डिमांड जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है तो। ठीक है, आज के लिए मैं इतना रखूंगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखो यहाँ पे आप चैनल पे आओगे, चैनल पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आपको कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। कोर्सेज में जब आप जाओगे देखो आपको दिख गया प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज। ठीक है, ये आपको दिखी। रिसेंटली हमने लास्ट सेशन में हमने जूनियर असिस्टेंट का 2023 का पेपर एक खत्म किया है। यहाँ पे आपको मैथ्स दिख जाएगा, यहाँ पे आपको रीजनिंग दिख जाएगी। बाकी अगर एडवांस मैथ आप चाहते हो JK PSI का, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कांस्टेबल का मैथ्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का आपको मैथ्स यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी PYQs अगर आप चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाके PYQs की भी अलग अलग 2021 की अलग प्लेलिस्ट है, 22 की अलग है, 23 की अलग है, 24 की अलग है, 25 की अलग है, वो दिख जाएंगे। CSET के आपको अलग से दिख जाएंगे। बाकी और मतलब टॉपिक वाइज PYQs जो होते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट है उसके टॉपिक वाइज PYQs आपको दिख जाएंगे। हर एक एग्जाम के आपको दिख जाएंगे, चाहे लैब अटेंडेंट है, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड है, चाहे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, कुछ भी होगा सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा।
आप बस पढ़ने वाले बनो। इतनी सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे बना रखी हैं, सबकी सब पढ़ाई वाली ही बना रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।